Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कंपनी वैल्यूएशन क्या होती है? एक कंपनी में जो आज की वैल्यू है उसको कैसे मेजर करोगे? आज के हिसाब से शेयर सस्ता है, महंगा है, अवॉइड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, कैसे तय करोगे? उसकी वैल्यू देखकर। मान लो एक 100 रुपए की चीज़ है, तुम 500 रुपए की खरीदोगे? 100 रुपए की चीज़ को 50 रुपए का खरीदोगे? खरीदोगे ना? सस्ता ही खरीदना चाहते हो ना सब, तो सस्ता खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब वैल्यू के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग देखते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब अर्निंग पर शेयर क्या है? जैसे मैंने बोला था ये रेडी टू यूज है, सारे ऐप पर मिल जाएगा आपको, बट इसका कंसेप्ट समझने के लिए कंपनी के पास जो पैसा होता है ना, उस पैसे को कंपनी कहाँ डालती है? बिजनेस करने में, और उस बिजनेस से जो कंपनी अर्न करती है, पर शेयर कितना अर्न किया उसे कहते हैं ईपीएस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 100 करोड़ और कंपनी ने 100 करोड़ की नेट इनकम जनरेट की है, तो उस 100 करोड़ को हम पर शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा? 1 रुपी। तो 1 रुपी क्या हो गया? ईपीएस हो गया। ठीक है, तो इसको नेट इनकम से शेयर आउटस्टैंडिंग को डिवाइड कर देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंपनी शेयर जो आप खरीदने वाले हो वो कंपनी कितना ईपीएस परसेंटेज में जनरेट करती है। ठीक है, अब ईपीएस को हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। पहला जो सीजनल बिजनेस होता है। सीजनल बिजनेस कौन से होते हैं? जैसे एसी, तुम अपने घर में एसी कितने महीने चलाते हो? 6 महीने ना, 6 महीने तो बंद रखते हो। हाँ, 6-7 महीने चलाते हो ना, बाकी तो बंद ही रखते हो। तो क्या 12 महीने एसी बिकते हैं? नहीं बिकते। सिर्फ दिल्ली में तो नहीं बिकते, बाकी जगह तो बिकते हैं। दिल्ली में तो सर्दी पड़ती है, अब ऐसी जगह जहाँ पे सर्दी पड़ती नहीं है वहाँ तो एसी बिकेगा। चलो ये मजाक की बात थी, पर सच भी है। चलो दूसरी चीज़ समझते हैं। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी, अब 12 महीने तो आइसक्रीम नहीं बिकती है। ठीक है, अब जैसे वोल्टास जैसी कंपनियां हैं तो वो सीजनल बिजनेस करती हैं, तो उनका कोई क्वार्टर अच्छा और कोई क्वार्टर बुरा रहता है। तो ऐसी कंपनी जो सीजनल बिजनेस करते हैं उनके हम YOY ईपीएस देखते हैं, पर जो कंपनियां बाकी अदर इंडस्ट्री में जिनके सीजनल काम नहीं है उनके हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस देखते हैं। अब क्रक्स क्या है? ईपीएस कितना बढ़ना चाहिए? अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि किसी कंपनी का ईपीएस कितना बढ़ना चाहिए, तो आप बोलेंगे जितना ज्यादा बढ़ जाए उतना। पर एक थंब रूल के हिसाब से एक बेस तो पकड़ के चलना पड़ेगा ना हमें, तो वो बेस कितना होता है? देखो 10 to 15% का अगर ईपीएस ग्रोथ होती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कंपनीज के लिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। यानी ईपीएस ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? 10 to 15%। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझें। मान लेते हैं लास्ट ईयर 10 रुपीज ईपीएस था और इस साल 11.50 ईपीएस है, तो कितना बढ़ गया? 15% परसेंटेज। ठीक है, आ रहा है समझ में? रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर कंपनी में पैसा कंपनी कमा रही है तो ही तो कंपनी चल पाएगी ना। नॉन सीजनल में तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, तो उसमें मतलब ग्रोथ का कुछ बेंचमार्क
दिमाग है कि इतना होना चाहिए। हाँ 10 से 15% सेम। अब एक बात बताओ, आप कंपनी में पैसा क्यों डालते हो? क्यों डालते हो? प्रॉफिट बनाने के लिए। अब अगर तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा है कंपनी में तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? और कैपिटल गिर रहा है तो? एक बात बताओ, कंपनी में जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, यानी शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के मालिक। तो अगर वो पैसा बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है ना। और ये बढ़ाने का काम कौन करता है? कंपनी मैनेजमेंट। तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बताता है कि मैनेजमेंट रिसोर्सेज का कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहा है, जिससे शेयर होल्डर की कैपिटल जो है कितनी इंक्रीज हो रही है। अगर तुम्हारी कैपिटल बढ़ रही है तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब यही है। तो ये जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपको बताता है कि कंपनी में ना जो इनकम है उसके अगेंस्ट में तुम्हारी इक्विटी कितनी बढ़ रही है, यानी इनकम बढ़ेगी तो इक्विटी अपनी आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बताता है और ये बताता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है। अब ये बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, ध्यान रखना। कोई भी कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है वो रिटर्न ऑन इक्विटी हायर देन 20% जनरेट करती है, यानी 20% एंड अबव अगर ये रेशो है तो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाएगी और यहीं से मल्टी बैगर स्टॉक भी पिक किए जाते हैं। अगर आरओई किसी कंपनी की 30% 40% है तो समझ लो वो स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम पी की, प्राइस अर्निंग रेशो। तो पी जो करंट मार्केट प्राइस होता है ना, उसको हम ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं, पी निकल जाता है। अब ये एक ट्रेडिशनल तरीका है ये जानने का कि किसी भी कंपनी का जो प्राइस है वो महंगा है या सस्ता है। अब आपको अपनी स्क्रीन पर क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? और प्राइस, स्टॉक का प्राइस नजर आता है ना। चार्ट तो आप देखते हो उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो है प्राइस, और यही प्राइस को आप जस्टिफाई करोगे कि ये महंगा है या सस्ता है। उसका पैरामीटर होता है पीई रेशो। तो यानी कि पीई रेशो आपको बताएगा कि शेयर का प्राइस सस्ता है या महंगा है। अब इसे एक कैलकुलेशन करते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अगर किसी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है और 50 का उसका पी है, सॉरी ईपीएस है, तो कितना आया? 20। अब इसको 20 को ना परसेंट मान लो, ठीक है, या चलो अभी 20 मान के चलते हैं। अब जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कितने रुपए लगाते हैं? 1 रुपया तो लगाएंगे नहीं। 100 के परसेंटेज रिटर्न तो 100 के मल्टीपल में किया जाता है ना हमेशा। तो आपने इस कंपनी का पी, जिसका पी है 20 का पी है ना इसका, यहां पर 100 रुपए डाले तो कितना रिटर्न मिला? अब ये 5% है। इससे ज्यादा रिटर्न आपको एफडी में मिलता है नहीं मिलता? तो एफडी वाला रिटर्न ज्यादा अच्छा है या ये रिटर्न ज्यादा अच्छा है? एफडी वाला, क्योंकि ये रिटर्न बुरा इसलिए क्योंकि यहां पे आपने रिस्क लिया है। तो जिन कंपनीज के पी ज्यादा होते हैं उनमें रिटर्न कम मिलता है। अब आया समझ में? ये रेलिवेंस है इसका। पर इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? आईटी, फार्मा, बैंक, एफएमसीजी, इन इंडस्ट्रीज के पी हमेशा हाई होते हैं, ऑलवेज हाई पी होते हैं इनके, ठीक है। तो इनके पी नहीं देखे जाते बल्कि साथ ही साथ सेक्टर पी भी देखे जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि किसी कंपनी का पी लो है तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल है ना पैसा कमा के देने का, यही मतलब हुआ। कंपेयर किए जाएंगे, इनके सेक्टर पी भी देखे जाते हैं। अब जैसे ये तो कंपनी पी हो गया,
अब दूसरा है सेक्टर बी, यही करा दूं, सेक्टर बी। अब ये जो सेक्टर पी है ना, ये एवरेज पी बताता है सारे सेक्टरों का मिला के, ठीक है। मान लेते हैं हम बात करते हैं XYZ कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी, ये आईटी ले लें। आईटी सेक्टर का जो पी है मान लेते हैं 50 है, ठीक है, यानी इसका इंडस्ट्री पी कितना है 50। और एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं TCS, इसका पी है 30 मान लो। तो TCS आईटी कंपनी है ना, तो TCS का पी कितना है 30 और इस सेक्टर का पी कितना है। तो इसका मतलब है कि आईटी सेक्टर की TCS कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है अपने इस सेक्टर को। तो हमारे लिए ये अट्रैक्टिव हो गया ना, कंपेयर करके इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ? ये फॉर्मूला लगाया हमने। ये पी रेशो कैसे निकलता है, करंट मार्केट प्राइस, आपने 100 रुपीज डाले ना, इन्वेस्टमेंट किया, हाँ, तो डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा ना, तो 5% मान लेते, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया उसको। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा ये एक्सपेक्टेशन आप पी से निकाल सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है, एक कंपनी की बुक्स में वैल्यू कितनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी इंसान के पास 100 रुपए खुद के हैं, 50 रुपए लोन के हैं, तो उसके पास खुद का कितना पैसा है 50, तो 50 रुपए बुक वैल्यू हो गई। अब मान के चलो एक शेयर 50 रुपए पे काम कर रहा है और उसकी वैल्यू 500 रुपए की है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। और अगर एक शेयर की बुक वैल्यू 50 रुपए है और वो 500 रुपए पे काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? कंफ्यूज हो गए? लिख के समझाते हैं। XYZ शेयर की बुक वैल्यू है 50 रुपए और इसका करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक में वैल्यू है ना, उसका 10x ये काम कर रहा है। यही तो मतलब हुआ, 10 टाइम्स हायर। अब मैं आपको बोलूं 100 रुपए का नोट 1000 रुपए में ले लो, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 1000 रुपए में क्यों ले लें, 100 रुपए का ही तो नोट है। तो भाई जब कंपनी की वैल्यू 50 रुपए है तो तुम 500 रुपए में क्यों खरीद रहे हो? यही मतलब हुआ ना कि इसकी वैल्यू से 10 गुना ज्यादा कीमत दे रहे हो तुम। भाई देखो, किसी भी कंपनी के बिजनेस की वैल्यू होती है ना, तो उसके बिजनेस की वैल्यू तुम 2 गुना 3 गुना 4 गुना दे सकते हो, 10 गुना कैसे दोगे? तो कोई भी कंपनी ना जब अपनी बुक वैल्यू के 4 टाइम हायर निकल जाती है, यानी 4x प्राइस टू बुक हो जाती है, इसे कहते हैं प्राइस टू बुक, तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सपेंसिव हो जाती है। पर इसके एक्सेप्शनल वही हैं जो मैंने 4 सेक्टर बताए थे, आईटी, फार्मा और बैंकिंग।